नमस्कार, दिल्ली तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ वैशाली महेश्वरी। एमसीडी के 12 वार्ड पर उपचुनाव के लिए वोटिंग कल खत्म हो गई और अब दिल्ली की जनता ये जानना चाहती है कि आखिरकार इन वार्ड में कौन बढ़त बनाता हुआ नजर आ रहा है। और आज हम अपने जो सहयोगी है, जो ग्राउंड पर मौजूद पत्रकार है, उनसे ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जब वो ग्राउंड पर मौजूद थे तो क्या दिल्ली वालों के दिल में था, किन मुद्दों पर उन्होंने वोट किया, क्या पार्टी के चेहरे पर वोट दिया या फिर उन्होंने कैंडिडेट के चेहरे पर वोट किया। तो इसी सिलसिले में अब हम बात करेंगे द्वारका बी वार्ड की। तो द्वारका बी वार्ड की अगर मैं आपको थोड़ी सी हिस्ट्री बताऊं तो साल 2022 में कमलजीत सहरावत इस सीट से पार्षद चुनी गई थी और साल 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए, उन्होंने लोकसभा चुनाव लड़ा और वो दिल्ली की सांसद बन गई, जिसके बाद से ही ये सीट खाली थी। और अब इस सीट के खाली होने के बाद जैसे ही उपचुनाव की नोटिफिकेशन आई, बीजेपी, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, तीनों ही दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली और चुनावी मैदान में एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट को यहां से उतार दिया। अब वोटिंग खत्म हो गई है और लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार इस वार्ड पर किसको बढ़त बनती हुई नजर आ रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि इस बार जो टोटल वोटिंग टर्नआउट निकलकर सामने आया है इस चुनाव में, वो है 38.51%। तो हमारे सहयोगी ओपी शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओपी, जो कि ग्राउंड पर मौजूद रहे पूरी कैंपेनिंग के दौरान, वोटिंग के दौरान, उन्होंने दिल्ली वालों का हाल जाना कि आखिरकार वो इस बार किन मुद्दों पर चुनाव के लिए वोट करने वाले हैं। तो ओपी, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे, इस बार द्वारका बी वार्ड में कितने प्रतिशत मतदान हुआ? देखिए, अगर हम बात करें मतदान की तो लगभग इसमें 29 पॉइंट जो है 29.76% जो है टोटल मतदान जो है हुआ है। और जिस तरह से यहाँ पर लोगों ने मतदान किया है, कहीं ना कहीं विकास कार्यों को लेकर किया है। जी। जी बिल्कुल। और अगर आपसे ये जानना चाहें, द्वारका बी की जनता इस बार किन मुद्दों पर वोट करती हुई नजर आई? चूंकि आप ग्राउंड पर मौजूद थे, तो आपने लोगों के बीच जब मौजूद रहे तो क्या कुछ मुद्दे थे और किस तरह से क्या वो घर से बाहर निकले? क्योंकि 29.76% जो वोटिंग टर्नआउट निकलकर सामने आया है, वो बाकी अन्य वार्ड के मुकाबले काफी ज्यादा कम है। जी, जिस तरह से, क्योंकि हम ये भी कह सकते हैं जो ये वार्ड है द्वारका बी। द्वारका एक पॉश इलाका है, इसमें कुछ हिस्से गांव देहात के हैं और लगभग अधिक हिस्से जो है वो पॉश इलाके के हैं। क्योंकि संडे का दिन था, लोगों में ये भी रहता है कि लेट उठना और जो है वोटिंग डालने जाना। धीरे धीरे करके वोटिंग भी शुरू हुई। सुबह के समय कुछ जो लोग थे अधिक संख्या में बूथों पे पहुंचे, उन्होंने वोट डाला। लेकिन दोपहर होते होते थोड़ा सा ये जो है वोटिंग प्रोसेस स्लो हो गया था। लेकिन दोपहर के बाद से फिर ये अपने चरम पे आया। और उसके बाद में जो फाइनल जो निकला वो 29.76 जो परसेंटेज बताया गया। लेकिन जिस तरह से हम बताएं कि यहाँ पर गांव देहात से ज्यादा ही वोटिंग पड़ी है, क्योंकि पॉश इलाका है, लोग फ्लैटों में रह रहे हैं, अच्छी अच्छी सोसाइटियां हैं, तो वहां से इतना नहीं देखने को मिला जितना कि गांव देहात में लोगों ने बढ़ चढ़ के वोट डाला है। और सभी का एक ही मुद्दा था, क्योंकि निगम का चुनाव है तो साफ सफाई, सड़कों पे झाड़ू लगना चाहिए, गंदगी जो हो रही है उसकी साफ सफाई होनी चाहिए, निगम के कोई स्कूल है उसमें जो शिक्षा व्यवस्था है वो अच्छी होनी चाहिए। कई ऐसे मुद्दे थे जिसको लेकर पब्लिक वहां पहुंची। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि जिस तरह से यहाँ पर टक्कर बताई गई, वो टक्कर आम आदमी पार्टी और जो है बीजेपी के बीच में थी। कांग्रेस का जो ग्राफ था कहीं ना कहीं थोड़ा कम दिखा। लेकिन जो प्रत्याशी थे, तीनों पार्टियों के प्रत्याशी काफी जो है प्रचार प्रसार में लगे रहे पूरे जो 15 दिन के जो टाइम था। उसके बाद में कुछ जो है निर्दलीय लोग भी इसमें दिखे। लेकिन जो वोटिंग हुई उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग ये कहना बिल्कुल जायज होगा कि इस बार की जो ये वोटिंग हुई है उसमें ये जो है तीनों पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं, इसमें टफ कंपटीशन है। और जिसको लेकर सभी के मन में असमंजस है कि जनता किसे अपना जो है जनप्रतिनिधि चुनेगी। तो कहीं ना कहीं जो है अभी लोगों के मन में असमंजस है, और परसेंटेज को देखते हुए जो प्रत्याशी है उनके भी दिलों की धड़कन अभी तेज है। जी। जी बिल्कुल। और अगर मैं प्रत्याशियों की बात करूं तो ये महिलाओं के लिए आरक्षित सीट थी, जिसमें से कांग्रेस ने द्वारका बीच से सुमिता मलिक को चुनावी मैदान में उतारा, तो दूसरी तरफ
बीजेपी ने मनीषा सहरावत को चुनावी मैदान में उतारा और आम आदमी पार्टी ने राजबाला सहरावत को चुनावी मैदान में उतारा। ये तीनों ही कैंडिडेट कहीं ना कहीं जाट कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं और द्वारका भी वार्ड का इलाका ऐसा है जो थोड़ा ग्रामीण इलाका भी है, पॉश इलाका भी है। तो क्या लोगों ने इन कैंडिडेट्स के चेहरे पर कल वोट डाला या फिर पार्टी के सिंबल पर? देखिए, तीनों पार्टियों ने जो समीकरण बनाया था, तीनों पार्टियों का ये था कि महिला सीट है, इसलिए महिलाओं को तो उतारा गया, लेकिन जो एक कास्ट फैक्टर होता है उसको भी लेकर कि जाट बहुल इलाका है, गांव देहात में अभी भी यहाँ काफी संख्या में जाट लोग रहते हैं, तो उनको देखते हुए जो है तीनों पार्टियों ने महिलाओं को जो उतारा था मैदान में। हालांकि यहाँ पर कमलजीत शेरावत जी की बात करें तो वो अब सांसद बन चुकी है, लेकिन उनका जो पहले का कार्यकाल था, उस कार्यकाल को देखते हुए बीजेपी की तरफ लोगों का ज्यादा रुझान था। हालांकि टक्कर देने के लिए आम आदमी पार्टी, चूंकि पिछले 10 सालों से इस इलाके में आम आदमी पार्टी के विधायक थे, उन्होंने काम किया, और जो है उनके भी नाम की वोटें पड़ी, लेकिन जो टक्कर थी आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में थी। इसमें बड़ा मैटर ये भी निकल के आता है कि जो बिहार में चुनाव हुए, बिहार चुनाव को देखते हुए भी लोगों ने अपना मन बनाया था, क्योंकि अब जो बीजेपी का एक जुमला भी है, कहना भी है कि डबल इंजन की सरकार, अगर सेंट्रल में बीजेपी है, जो है यहाँ की सांसद भी बीजेपी, विधायक भी बीजेपी, तो निगम पार्षद अगर बीजेपी का होगा तो यहाँ काम किसी का नहीं रुकेगा, क्योंकि पॉश इलाका है, पढ़े लिखे लोग हैं, उनको समझ में आता है कि इस तरह से जो कह रहे हैं वो बिल्कुल सही है। क्योंकि हमेशा जो नेताओं का एक बहाना होता है कि भाई हमारी सरकार नहीं है, या हम सेंट्रल में नहीं है, या हमारा विधायक नहीं है, तो वो बहाने नहीं चलेंगे। इसको लेकर भी बहुत लोगों से जब हमारी बात हुई तो लोगों ने यही कहा कि अगर भाजपा आती है तो यहाँ पर वो काम भी होंगे जो काफी समय से, लंबे समय से जो पेंडिंग पड़े होते, तो ये भी भरोसा था। लेकिन आम आदमी पार्टी की भी हिडन वोट थी, और कांग्रेस की भी हिडन वोट थी। उन वोटों को देखते हुए और खास तौर पे जो परसेंटेज है उसको देखते हुए अभी कुछ कहना बहुत ही गलत होगा, क्योंकि परसेंटेज के हिसाब से तीनों ही पार्टियों के, मैंने पहले भी कहा, तीनों ही पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं सबकी सांसें तेज है कि आखिर निर्णायक क्या होगा। जी। जी बिल्कुल। और अगर ओपी, अगर साल 2022 के निगम चुनाव के नतीजे मैं देखूं तो कमलजीत सहरावत काफी अच्छे मार्जिन से जीती थी और लगभग 6,877 वोटों से कमलजीत सहरावत ने पार्षद की कुर्सी अपनाई थी। तो आपको क्या लग रहा है, क्या इस मार्जिन को जो अब मनीषा सहरावत हैं, क्या वो ये मार्जिन रिवाइव कर पाएंगी या फिर बीजेपी को आम आदमी पार्टी या कांग्रेस थोड़ी वोटों में सेंधमारी कर सकते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं आपने भी कल जो लोगों से बातचीत की है, लोगों के रुझान कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ झुकते हुए नजर आ रहे थे। जी बिल्कुल, जिस तरह से बूथों पे जब हम गए तो हर जगह बीजेपी में था, और इसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का आरोप भी था। लोगों ने आरोप भी लगाया, कार्यकर्ताओं ने, क्योंकि सांसद यहाँ की हैं, विधायक यहाँ के हैं, तो लोगों को मजबूरी में बीजेपी कहना पड़ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं था। जो महिलाएं आ रही थी, बड़े बुजुर्ग आ रहे थे, उनका यही कहना था कि हम विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं। और कहीं ना कहीं यहाँ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी छवि यहाँ पर लोग देख रहे थे, क्योंकि बीजेपी पार्टी से जो भी आएगा ये उन्हीं की छवि का होगा। और जो यहाँ पर पहले काम किया है कमलजीत शेरावत ने इस इलाके में, वो भी सराहनीय था। तो यहाँ के लोगों ने उसी छवि को देखते हुए कहीं ना कहीं अधिक संख्या में बीजेपी को किया होगा। लेकिन हम ये नहीं भूल सकते कि यहाँ पर जो है 10 साल तक आम आदमी पार्टी के विधायक ने राज किया है, उसकी सत्ता चली है, और उनके वोट बैंक भी बहुत ज्यादा है। जी। और आपने जो कहा कि सेंधमारी, सेंधमारी ये हो सकता है कि कांग्रेस का जो है थोड़ा बहुत जो है वोट आम आदमी पार्टी में गया हो, या आम आदमी पार्टी का वोट कांग्रेस में गया हो। लेकिन बीजेपी का कहा जाता है कि हमेशा अमूमन फिक्स वोट होता है, कोई नाराजगी वो अलग बात है, लेकिन फिक्स वोट होता है। यहाँ पर मुद्दा जो था वो यही था कि विकास कार्य, सफाई, चूंकि द्वारका पौष इलाका है, यहाँ साफ सफाई रहती है, लेकिन उसको और भी उम्दा बनाने के लिए एमसीडी में कोई एक अच्छा निगम पार्षद आना जरूरी है, जिसके लिए लोगों ने वोट किया। और लोगों का यही कहना था हम उसी को वोट कर रहे हैं। हम ये तो नहीं बताएंगे, लेकिन हम भी ऐसा ही एक नेता चाहते हैं जो हमारे अधूरे कामों को पूरा करे। जो हम यहाँ चाहते हैं, साफ सफाई की व्यवस्था वो हो, पार्कों की स्थिति काफी खराब रहती है, उसके लिए भी बातचीत हुई। तो कहीं ना कहीं ये था कि विकास के नाम पे इस बार भी वोट पड़ा है। परसेंटेज देखें तो थोड़ा कम है, लेकिन वोट लोगों ने काफी किया। और खास तौर पर मैं बता दूं, बुजुर्गों
हम्म। क्योंकि जब मैं पहुंचा सुबह बूथ पे तो युवाओं की लाइन तो इतनी नहीं दिखी, लेकिन बुजुर्ग, जो बड़े बुजुर्ग थे, वो नियमित रूप से अपने जो है आ रहे थे और जो वोटिंग के लिए लाइन में लगे हुए थे, उन लोगों ने वोट दिया। तो कहीं ना कहीं जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको समझ में आ रहा है कि हाँ, ये जो चीजें हैं बहुत जरूरी है, और एक अच्छा नेता आएगा तो शायद इलाके की जो है साफ सफाई और जो व्यवस्था है वो अच्छी हो जाएगी। जी। जी बिल्कुल। और अंत में ओपी आपसे यही जानना चाहूंगी, क्योंकि साल 2022 में इस सीट पे बीजेपी ने जीत हासिल की थी। क्या लग रहा है साल 2025 में अब जो उपचुनाव हो रहे हैं, क्या बीजेपी एक बार फिर से लग रही है जीतती हुई, या फिर आम आदमी पार्टी या कांग्रेस में से किसी को बढ़त मिल सकती है इस बार? देखिए, द्वारका बी, मैं सभी 12 सीटों की बात नहीं करूंगा, अभी द्वारका बी की करूंगा, क्योंकि द्वारका बी में जो छवि है वो कमलजीत सहरावत की जो छवि है अभी भी उसी तरह से बरकरार है। उसी का नतीजा है कि कहीं ना कहीं जो निगम पार्षद रहते हुए उन्होंने अच्छे काम किए थे, उसके बाद में जो पार्टी ने उनको टिकट दिया और वो अब सांसद बनी, उन्होंने हम्म। इलाके में विदाउट नहीं कि काम नहीं कराए, बहुत काम कराए, उसकी वजह से भी एक छवि बनी है। और लोग उसी छवि को देखते हुए जो नई प्रत्याशी है उनको भी उसी छवि में देख रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि अधिकतम जो है वोट पड़ी होगी। लेकिन आम आदमी पार्टी, ये भी इसमें कह सकते हैं कि दोनों जो पार्टियां थी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी, वो हर बार यही कह रही थी कि कमलजीत, बीजेपी से इतना उनको शायद डर नहीं था जितना उनको उनका ये कहना था कि सांसद महोदया जो है यहाँ पर है, विधायक है, तो इसलिए ज्यादा लोग बीजेपी बीजेपी कर रहे हैं, अदरवाइज साइलेंट वोट है और हमारा प्रत्याशी ही जीतेगा। ये लोगों के जो है मुंह से सुनने को मिला। लेकिन ये कहीं ना कहीं सत्य है कि लोग वहां पर बीजेपी की तरफ ज्यादा रुझान दिखा रहे थे। बड़े बुजुर्ग, खासतौर पे महिलाएं जो थी, उनका भी यही कहना था कि हम, कमलजीत शेरावत हमारे साथ बहुत दिनों से जुड़ी हुई है, उनको जो काम कहा गया उन्होंने किया। तो एक जनता के बीच में जो छवि बनी होती है वो भी बड़ा महत्व रखता है, कैंडिडेट कोई भी हो। लेकिन एक नेता, जो उनका मेन नेता है, अगर उसकी छवि अच्छी है तो शायद उनके साथ में जितने भी नेता हैं, उसकी छवि हो या ना हो, वो भी पार उतर जाते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं जीत हासिल। दूसरी बात, यहाँ पर जो आम आदमी पार्टी है, ये भी नहीं कहा जा सकता कि 10 साल से जो यहाँ पर कारगुजारी, क्योंकि यहाँ से विधायक गुलाब सिंह जी का इलाका लगता था, और गुलाब हम्म। सिंह जी भी यहाँ पर काफी अच्छी उनकी पैठ थी शुरुआती दौर से भी, क्योंकि पॉश इलाका है। लेकिन आम आदमी पार्टी के जो है कार्यकर्ता और जो समर्थक है वो बहुत अधिक संख्या में है, लेकिन वो जी। साइलेंट थे। उन्होंने किसी भी स्तर पे यहाँ पर आम आदमी पार्टी के किसी भी वोटर ने ये नहीं कहा कि हमने आम आदमी पार्टी को वोट दिया। जो जी। भी मिला, या वो कांग्रेस का रहा होगा या आम आदमी, उसने यही कहा हमने साइलेंट वोट दिया, हम नहीं बताएंगे। तो इसमें अभी असमंजस है कि ये वोट किसकी काटी गई, क्या जी। कांग्रेस की कटी है या आम आदमी पार्टी का कटी है। लेकिन जो बीजेपी को वोट देने वाले थे वो बाहर आते, बूथ के बाहर आते के साथ ये कहते थे, जी हमने जी मोदी जी को वोट दिया, हमने विकास कार्य के नाम पे दिया, हमने कमलजीत सहरावत जी को दिया। तो वो जी। बेझिझक कह रहे थे। लेकिन अब यहाँ आसमान जैसे, क्योंकि परसेंटेज बहुत कम है, तो जी। मार्जिन जो है, मार्जिन की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ हार जीत का जो फैसला है बहुत कम मार्जिन से ही निर्णायक होगा। जी। जी बिल्कुल। और ये तो अब आने वाली 3 दिसंबर को ही तय होगा कि जो आकलन हम कर रहे हैं कि बीजेपी को इस सीट पर बढ़त बनती हुई नजर आ रही है, क्या ये सच साबित होती है या फिर नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही, लेकिन दिल्ली एमसीडी बाई इलेक्शन से जुड़ी हुई हर एक अपडेट को देखने के लिए आप देखते रहिए दिल्ली तक।